हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने बीपीएससी पीवाईक्यू मैथ का जो क्वेश्चन का एक श्रृंखला शुरू किया है, उसका आज छठा वीडियो है। आज से पहले 5 वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो हमने 5 कर चुका है, अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 123 से शुरू होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदीय है, यानी कि मोनोनोमियल कह के बात कह रहा है। तो ठीक है, तो एक पद यानी कि जिसमें एक ही पद हो, जैसे देखिए एक पद है, 4x² एक पद है, इसमें एक और दो पद हो गया, इसमें एक दो तीन पद हो गया। तो जिसमें एक मतलब एक पद यानी कि एक ही जिस रूप में लिखा हुआ हो, इसमें दो पार्ट्स में लिखे हुए हैं, तीन है ना। तो इस तरह से हम इसको बांटते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। एक होता है बाइनोमियल, जिसको ये बाइनोमियल का उदाहरण है। ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल का उदाहरण है, यानी कि पोलिनोमियल का इस तरह से उदाहरण दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इसके लिए तो हम एक दो कंसेप्ट समझेंगे कि 3 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले देखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। तो छोटी संख्या क्या होती है, तो आपको पहले ही बचपन में पढ़े होंगे कि 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है। जैसे मान के चलिए 1 है, तो 1 अंक हो गया, फिर 2 अंक हो गया और 3 अंक हो गया, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होती है, 100। उसी तरह से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 3 अंकों की, तो 3 9 हो जाते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो लेकिन ये चीज़ तो देखते हैं कि जो 100 है, 100 है, ये तो 5 से डिविजिबल है, यानी कटने वाली है। बट 995 नहीं होती है, 999 नहीं कटेगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, जो 5 से कटने की बात कर रहे हैं, 5 से डिविजिबल की बात कर रहा है ना। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी संख्या के 5 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी संख्या के आखिरी में तो 5 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। ठीक, ना तो यहाँ 5 है ना 0 है। तो एक तो चाह सकते इसको नीचे बढ़ेंगे, जैसे नीचे बढ़ेंगे तो 995 एक आएगा, 995। देखिए बाकी निकालने के लिए तो भाग देकर 5 से कर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अच्छा इसके आसपास में कौन से 5 से बढ़ेंगे, यानी +1 बढ़ जाएँ तो ये भी हो सकता है 5 कटने वाली, यानी 1 2 3 4, लेकिन 1000 ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना। तो 1000, लेकिन ये तो 4 अंकों की संख्या हो गई। ठीक, लेकिन ये तो हम ले नहीं सकते हैं, हमें तो बोल रहा है केवल 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेना है, मतलब 3 अंकों की संख्या लेना है। ठीक है, तो हम 1 बढ़ा देंगे तो ये भी कटने वाली है 5 से, लेकिन ये हम ले नहीं सकते क्योंकि 4 अंक की संख्या है। तो हम इसलिए घटते हैं, तो 5 पे आएंगे तो ये कटने वाली हो जाएगी। यानी कि पहला संख्या हमारा 100 होगा और 300 आखिरी संख्या कितना हो जाएगा, 995। यानी कह सकते हैं कि जो 5 से कटने वाली पहली संख्या तो हमारा 100 हो जाएगा, और लेकिन एक सबसे आखिरी संख्या कितना हो जाएगा, जो आखिरी कटेगी हमारा, जो आखिरी जो 5 से कटने वाली संख्या हो जाएगी 995। तो देखिए आप एक फार्मूला होता है TN बराबर A + n-1 से भी बना सकते हैं, × D। ठीक, इससे बना सकते हैं, इससे बनाना सिंपल हो। TN क्या होता है, आखिरी संख्या होती है, क्या होती है, आखिरी लास्ट पद होता है। TN क्या होता है, आखिरी पद 995 हो जाएगा। ठीक, बराबर A कितना दिया, 100। ये क्या होता है, इनिशियल वाला नंबर होता है, क्या होता है, जो पहले वाला संख्या होता है। एन तो पूछ ही रहा है, एन मतलब नंबर्स होते हैं, संख्या। तो संख्या तो हमसे पूछ ही रहा है कितना कटने वाली है, एक है। डी कितना है, जब 5, जैसे पहला संख्या 100 होगा तो दूसरा संख्या कितना होगा, जाहिर सी बात 105 होगा, फिर 110 होगा, इसी तरह से बढ़ेगा ना। सॉरी 110 नहीं, 1010 नहीं, 110। ठीक, तो कितना पर हो रहा है, अंतराल कितना है 5 का, सब कितना का अंतराल है, 5 से कटने वाली, तो जाहिर सी बात है 5 ही का अंतराल पर होगा, कि जितना से कटने वाली संख्याएं होती है उतना ही के अंतराल पे भी होती है। यानी कि जो सर्वा अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, डी डिफरेंस है कितना का है, 5 का है। ठीक, इस तरह से आप चाहेंगे तो बनाइएगा, तो कितना हो जाएगा 895, है ना, घटेगा, सॉरी प्लस है, यहाँ प्लस होगा तो इस इधर कटेगा, तो यहाँ 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 895 × n-1 × D। ठीक है, अगर डी नहीं, यहाँ 5 से कटने वाली है, कट जाएगी। ठीक है, 5 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो एक बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 339, तो 7 × 5 = 35, और एक कितना 49, तो यानी कि 9 × 5 = 45, यानी कि 179 है। काटिएगा आप तो एक 179 आ जाएगा, n-1। अगर n बराबर इधर माइनस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर माइनस में है, सॉरी इधर 9 + 1 हो जाएगा, यानी कि 179 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 180। यानी कि 180 ऐसी संख्याएँ होगी, 180 ऐसी संख्याएँ होगी जो 3 अंकों की ऐसी संख्याएँ होगी जो 5 से कटेगी, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। इसका हम अगर चाहें तो सेकंड मेथड हम बतलाता हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो ये भी बना सकते हैं, नहीं तो सबसे हमारे हिसाब से तो सबसे शॉर्टकट यही होगा। ठीक है, ये आप तो फॉर्मूला मेथड एकदम सबसे, ये तो भाई कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए एक मेथड और है। ठीक है, तो हम तो पहले यहाँ पे 100, तो पहला हो गया कि पहला संख्या 100 होगा और आखिर 995 होगा। ठीक, तो हम एक चीज़ यहाँ से देखते हैं, 0 से ले लेते हैं, 0 से 100 के बीच में कितना कटने वाली होगी, 5 से कटने वाली संख्याएं होगी। तो हम 100 से सीधा भाग दे देते हैं, तो 100 से भाग देंगे तो 20 25 100, यानी कि 20 संख्याएं ऐसी होगी जो क्या होगी,
जीरो से लेके 100 तक 20 संख्याएं ऐसी होगी जो 5 से कटने वाली होगी, ठीक। उसी तरह से जीरो से लेके 995 तक काट के देखते हैं, भाग दे के देखते हैं, तो इससे भी निकल जाएगा 995 भागा 5, तो कितनी संख्याएं होगी, तो अब देखते हैं, काट के देख लेते हैं, तो फिर ठीक है, एक यहाँ पर कितना बचेगा, 199 टाइम्स से क्या हो जाएगा, 199 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 199 ऐसी संख्याएं होगी, 199 ऐसी संख्याएं होगी जो जीरो से लेके 995 तक कितना 5 से कटने वाली होगी, है ना। 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हो जाएगी, 199, लेकिन जीरो से कहाँ तक, 995 तक, लेकिन हम इसके बीच वाला इधर वाला संख्या को घटा लेंगे, यानी कहने का मतलब 199 में से अगर इधर वाला कितना है 20, अगर 20 घटा लेंगे तो हमारा कितना 179 हो जाएगा, ठीक है। तो 179 हो जाएगा घटाएंगे तो, लेकिन एक चीज़ तो हम देखे ही नहीं, क्योंकि 100 है, 100 को भी हम घटा लिए हैं, इसमें तो 20 में तो हम 100 तक, क्या 100 तक हम लिए थे, तो 100 को भी घटा लिए हैं, ठीक है। आप एक दिन दिमाग लगाइएगा कि हम 100 तक पहले लिए थे, और फिर यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक वाला घटा रहे हैं, 20 तक घटा रहे हैं, तो हम 100 को भी घटा ले रहे हैं, लेकिन 100 तो हमें क्या कि तीन सबसे छोटी संख्या है जो 5 से कटने वाली है, ठीक। तो एक और जोड़ देंगे, यानी 100 को हम घटाएं तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 180। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन सबसे सरल मेथड यही है, नहीं तो मैं दोनों मेथड बता दिया हूँ, आपको जो बेटर लगे आप बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन सरलीकरण से है ना, सरलीकरण से है तो हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एक पैटर्न होती है, ठीक ना, एक पैटर्न को हमें पकड़ना होता है, तो इसको सोल्यूशन करके मैं तो यहीं पे बना सकता हूँ, ठीक है। 2 1 3 है, 3/2 आप कर सकते हैं, ठीक। क्या होगा 3/2 गुना, इस तरह से 3 1 4/3, ठीक है। इस तरह से कितना हो जाएगा 5/3, इस तरह से डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा, तो ठीक है। एक वो कितना हो जाएगा, एक लास्ट में कितना हो जाएगा 121/120। देखिए पैटर्न को पकड़ना है, जैसे देखिए 3 से ऐसा कट रहा है, नीचे कट गया, 4 है, यहाँ पे 4 है ना, 4 होगा, है ना, तो 4 से 4 होगा, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर एक नीचे कट रहा है, एक ऊपर एक नीचे कट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 120 हुआ होगा, और यहाँ 120 है, यानी ये वाला कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चल रहा है। इसमें समझने वाली बात यही है कि पैटर्न कैसे चल रहा है, तो बच कौन सा जाएगा, नीचे वाला तो कट जाएगा, तो 121 बचेगा बट्टा 2, ये नीचे वाला ये पहला वाला 2 बच जाएगा, तो इसको भाग दीजिएगा कितना का 60.5, इतना हमारा आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को केवल पैटर्न पकड़ना होता है ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 126 नंबर, ठीक है। कह रहा है दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार के द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं, तो आपका आगरा पहुंचने में औसतन कितना समय लगेगा, समय हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन खाली देखने में बड़ा है, लेकिन बनाने में बहुत ही सिंपल है। मैंने इसको शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताया है। आपके लिए मैं एक शॉर्ट्स का एक सीरीज शुरू करूंगा, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन तो रहते हैं, लेकिन बनाने में बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। आप उसको भी जरूर देखा करिए। मैंने इसमें इस क्वेश्चन को शॉर्ट्स में जरूर बतलाया है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, दिल्ली से आगरा के बीच 200 किलोमीटर, मान लीजिए दिल्ली है और यहाँ क्या है आगरा, ठीक। यह कितना कह रहा है 200 किलोमीटर है, ठीक है, दिया हुआ है। अगर आगरा कह रहा है दिल्ली, ठीक है, यदि आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से, आप 120 से चलिए, ठीक, नहीं, यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 रखते हैं, यानी कि 120 किलोमीटर आप पहले चल रहे हैं, 120 किलोमीटर चल लिए, कितना से चलने के लिए बोल रहा है, 90 किलोमीटर प्रति आवर से चलने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कितना 90 किलोमीटर प्रति, आप 120 किलोमीटर चल लिए, तो आप सोचने वाली बात है कि कितना 200 में से 120 घटाएंगे, 80 आपका चलना बाकी रह गया होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो बाकी दूरी के लिए औसत गति कितना है 40, ठीक, कितना है 40। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, हमें सबको पता होता है, क्या होता है भाई कि समय का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस समय, तो आपको पता ही होता है दूरी बट्टा चाल। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इस इंग्लिश में बतलाइए, ठीक है, इंग्लिश बताने की कोई बड़ी बात नहीं है। समय को टाइम बोलते हैं, इंग्लिश को दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, और इसको चाल को स्पीड बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि दो सिटीज़ का है, डिस्टेंस दिया हुआ है 200 किलोमीटर, पहला 120 को 90 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है, और दूसरा को चलता है 80 किलोमीटर बचता है उसको 40 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से चलता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, समय इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, ठीक। तो डिस्टेंस इसमें पहला केस में कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा 120/90, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4/3 आवर, है ना। और इसमें कितना हो जाएगा 80 बट्टा एक और निकाल रहे हैं, 80/40, यानी कि करेंगे तो 2 आवर्स, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा 2 आवर्स। तो हम कुल समय कितना लग गया, तो 120 किलोमीटर में आप कहिएगा 120 किलोमीटर चलने में हमको 4/3 घंटा लग गया, ठीक है।
अगर इसको आप मिनट में तोड़िएगा, अगर मिनट में तोड़िएगा तो पहले कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो 1.1 लिख सकते हैं, तो बोलिए कि बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोलिए 120 लिख सकते हैं, हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 1/3 लिख सकते हैं, तब बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 घंटा हो गया। अब ये तो ये भी घंटा में है, तो घंटा वाला को मिनट में बदलने के लिए क्या कहते हैं, 60 से गुना कर देते हैं। तो 60 से गुना करिएगा तो कितना, 20×3 = 60 है ना। तो यानी कि 1 घंटा 20 मिनट आ गया, 1 घंटा 20 मिनट आ गया यहाँ से। और आप कह रहे हैं कि सर इधर 2 आवर्स है लग गया है, यानी कि 2 आवर्स लग गया है, तो इधर 2 आवर्स 1 घंटा, इधर 1 आवर्स, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए तो आप कहिएगा 3 आवर्स 20 मिनट लगा। ये नहीं बोल रहा है, ये शॉर्ट्स में मैंने इतना डिटेल्स में नहीं बताया था कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है ना। इसे यहाँ पर आप सीख सकते हैं, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो दोबारा ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं ना। तो क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत का हानि होगा। विक्रय मूल्य पर 10% का हानि, देखिए कॉन्सेप्ट समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या कि मान लेते हैं एसपी के बाद सेलिंग प्राइस बोला है, विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। मैं बाइलिंगुअल कोशिश कर रहा हूँ बनाने का वीडियो को, ठीक है। तो आप सेलिंग प्राइस पे मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, ठीक। तो कह रहा है लॉस, सेलिंग प्राइस पे लॉस कितना हो रहा है, 10 रुपये का, 10% यानी कि 10 रुपये का हो रहा है, ठीक है। कहीं 100, जब भी हम डाटा 100 में लेते हैं ना, तो जितना परसेंट रहती है उतना ही होता है। क्या देखिए आप 100 का भी 10% निकालिएगा तो 10 ही आएगा, ठीक है। क्या कि 10 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ छोड़िए, ठीक ना, अब इससे समझने वाली बात थी। तो 100 रुपया मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, लॉस 10 रुपये का होता है। तो हमें कॉस्ट कितना पड़ा होगा, तो आप बोलिएगा 100 में से घटा लेंगे 10 तो 90, नहीं, ये ऐसा नहीं। क्या कि लॉस हुआ है, लॉस कब हो सकता है, तो आप 90 निकालिएगा तो जाहिर सी बात है 10 रुपया प्रॉफिट दिखा दिए। क्यों कि आप सामान 100 रुपये में खरीदे हैं, सॉरी 90 रुपये में खरीदे हैं, 100 रुपये में बेचिएगा, तो भाई जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन हम यहाँ पे लॉस की बात कर रहे हैं, लॉस हुआ है, तो जाहिर सी बात हम 100 में 110 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक। तो 110 का आप सामान, 110 रुपये में कोई सामान, मान लीजिए एक कोई सामान खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं 110 रुपये का, ठीक, खरीदते हैं कॉस्टिंग कॉस्ट प्राइस, अब बेच देते हैं 100 रुपये में, तो भाई 10 रुपये का तो आपका लॉस हो गया। तो यही ना बोल रहा है 10 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे, सॉरी हाँ, सेलिंग प्राइस पे 10 रुपये का लॉस हो रहा था। अब पूछ रहा है आपसे कि लागत मूल्य पर कितना होगा, तो लागत मूल्य पे कितना होगा, तो आप कॉस्ट कितना में किए, आपको पता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100, बट प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकता है ना, बटा सीपी। क्या होता है, सीपी। ये फॉर्मूला हम बार बार मैं लिखते जा रहा हूँ, आप भी कोशिश करिएगा इसको नोट डाउन करने के लिए, है ना। मैं जितना फार्मूला लिखता हूँ, क्या ज़्यादातर मैं देखा हूँ कि सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस पे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूछ रहा है हानि के बाद, जाहिर सी बात है। तो आप देखिए 110 रुपये में खरीदा है, 100 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 10 रुपये का हानि हो रहा है, जाहिर सी बात है। हम सेलिंग प्राइस पर निकालने की बात कर रहा है ना, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, गुणस 100 तो होता ही फॉर्मूला, सीपी कितना है 110, कितना होता है 110, काटिएगा तो कितना 100/11 है ना। तो कितना काट 9 1/11, ठीक ना। ये आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा 9 1/11 है ना। इस तरह से 9, ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना, सबसे पहले पहले पढ़ लेता हूँ। एक पिज़्ज़ा वाला एक दिन पहला दिन 2/5 पहले लिख देता हूँ, सबका पहले लिखूंगा। पहला दिन क्या है, कह रहा है पहला दिन 2/5 2/5 की बात कर रहा है। दूसरा दिन 3/4 3/4 है ना, 3/4 3rd 4th बोल रहा है, 2/5 बोल रहा है, ठीक है। इंग्लिश में बताता चलता हूँ। तीसरा दिन क्या होगा, तीसरा दिन बोल रहा है 3rd डे होता है 9/16 होता है, ठीक है। 9/16 पिज़्ज़ाओं का वितरण करता है, अगर बांटता है यानी डिस्ट्रीब्यूट करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज़्ज़ा थे, तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज़्ज़ा वितरित किया। यानी बोल रहा है ना कि भाई उसके पास मान लीजिए कोई भी होगा, कितना भी फिक्स पिज़्ज़ा होगा, मान लीजिए 100 गो है, तो पहला दिन इतना वितरण करता है, दूसरा दिन इतना वितरण करता है, तीसरा दिन इतना वितरण करता है, मतलब सब दिन 100 गो है, समान ही है, ये नहीं कि अलग अलग दिन है। तो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा दिन कौन दिन पिज़्ज़ा बेचा है, ठीक है। तो देखिए इसका आप 100 नहीं ले सकते, कैसे नहीं, क्यों नहीं लेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन वाला वैल्यू होती है, सबका HCF ले लेते हैं, नीचे वाला का HCF लेते हैं, यानी कि 5 है 4 है 16 का जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, सॉरी HCF नहीं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5 4 16 का एलसीएम लीजिएगा आप, क्या ये सब का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना है। तो सबसे पहला बोले थे कि जो बड़ा वाला नंबर उसका मल्टीपल देखते हैं, 16 दूनी 32, 32 तो 4 से कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं कटता। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 16 5 80 होता है, तो 16 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, है ना। यानी कि हम बोलेंगे कि हमारा जो 80 होगा, हमारा क्या होगा, ये सबका एलसीएम होगा। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ एलसीएम हो गया, तो मान लेते हैं कि 80 को टोटल पिज़्ज़ा था, यानी कि पहला दिन 80 को था,
और पहला दूसरे दिन 80-80 सब दिन का एक बराबर बराबर क्वेश्चन में दिया है, यानी कि सब दिन 80-80 पिज़्ज़ा था। तो 80 का 2/5 कितना होता है? तो 80 का 2/5 कहिएगा आप, हो जाएगा 16/5 दिन 16 दूनी 32। इसी का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 20 चौक 80, 20 तिया 60, यहाँ पे काटिएगा तो, और कितना 16/5 80, 9/5 45। ठीक, इस तरह से पहला दिन 32 को बेचा, दूसरा दिन 60 को बेचा, 45 को बेचा, यानी कह रहा है कि कौन सा दिन सबसे अधिक पिज़्ज़ा बेचा, तो हम कहेंगे कि दूसरा दिन अधिक बेचा, यानी कि दूसरा दिन ऑप्शन हो जाएगा। तो आप बोलिए कि ये समझ में नहीं आएगा 80 कैसे बनाए, तो सीधा सी बात है 80 है, और उसको पहला दिन टोटल पिज़्ज़ा मान लेते हैं 80 है। ठीक, और 80 कैसे आया वो भी बता दिए, एलसीएम के थ्रू आया। ठीक है, और किसका एलसीएम लिया हो? तो डिनोमिनेटर का लिया हो, क्योंकि फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं तो आप एक्स मान के भी बना सकते हैं। आप सबसे बेस्ट मेथड यही होता है ना। तो 2/5 इसमें करेंगे, 80 का 2/5 कितना हो जाएगा? 32। इसी तरह से मैं डिटेल में बतला दे रहा हूँ। ठीक है, 3/4 करिएगा तो 60, और 80 का 9/16 करिएगा तो 16/5 80, 9/5 45, यानी यहाँ से यही चीज़ किया हुआ था शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी ये काम है उसको 15 दिन में पूरा करता है। ठीक, यदि वो एक साथ काम करते हैं तो व्यक्ति ए अकेले उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक है, अकेले अगर ये करेगा तो 20 दिन में कर देगा, है ना। ये कोई वर्क्स है, उस दोनों मिलकर कितना दिन 15 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। ए अकेले कितना 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो यह काम अकेला बी कितने दिन में करेगा? ठीक है, देखिए इसका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चन है। ए प्लस बी दे दिया है, कह रहा है कि 15 दिन में करेगा। ठीक, ए अकेला कह रहा है कि भाई हम 20 दिन में कर देंगे, बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है, तभी तो कह रहा है 20 दिन में कर देगा। ठीक है, 20 दिन में करवा देते हैं। तो जब भी 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं, आपको पता ही होना चाहिए कि बेसिक नॉलेज है, जब मैं पढ़ाऊंगा जब चैप्टर वाइज, तो इसका निकालना होता है, दोनों का एलसीएम निकालना होता है। तो 20 और 15 का एलसीएम आपको पता है कि बड़ा वाला का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 60 दोनों से कट जाएगा। ठीक, तो 15 चौका 60, 4 मतलब 4 टाइम्स में कटेगा, और 20 3 टाइम्स में कटेगा। तो एक बात बताइए, यानी कि जो ए प्लस बी है ना, 4 काम एक दिन में करता है, 4 काम एक दिन में करता है, 4 वो काम कर दिया एक दिन में, तभी ना 15 दिन करेगा तो 60 काम करेगा। टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है? 60 है। 60 में से ए और बी एक दिन में 4 काम करता है, उसी तरह से बी 3 काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी कह रहे हैं कि आप 4 काम करता है, तो ए इसमें से दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है? ये 3 काम करता है, 3 + बी बराबर 4, तो बी बराबर कहेंगे कि अच्छा एक काम करता है। क्या करता है? एक ही काम हुआ, मतलब बी एक दिन में एक ही काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो किसी का भी काम निकालना, चाहे ए चाहे बी का भी निकालना हो, तो किसी का भी काम निकालना हो तो उसको क्या बोलते हैं? कुल वर्क, कुल काम बटा, इसको इफिशियंसी बोलते हैं ना, इफिशियंसी को क्षमता, है ना। क्षमता कितना है? इफिशियंसी क्या बोलता है? क्षमता। तो कुल काम कितना है? बोलेंगे 60 है। क्षमता बी का कितना? एक दिन में एक ही काम करता है, तभी ना उसका इतना क्षमता 1 है, तो भाग देंगे तो 60 डेज, यानी कि 60 दिन हो जाएगा आंसर। तो 60 हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 131 कि एक भिन्न के अंश और हर को योग 11 है। यदि अंश में एक क्या रहे अंश और हर का योग कितना है? 11। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो 2/3। तो आप फोकस करिए 2/3 पे, यानी कि वैसा घटाना है ना कि जो 3 का मल्टीपल हो। अगर हर में 2 घटाना है, ऐसा घटाना है कि जो कितना आ जाए? 3 के मल्टीपल हो। तो देखिए इसमें 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अगर इसमें 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। देखिए, लेकिन ये कभी हो सकता है 4 आया तो कहेगा हाँ हाँ यहाँ पे 3 आना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, आएगा कभी नहीं होगा। यानी कि 2 ही ऑप्शन मेरा सुटेबल है कि 3 आ रहा है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 3 का। ठीक, ये तो 3 आया। और अंश में कितना घटाने के लिए बोल रहा है? अंश में घटाने के लिए बोल रहा है 1, नहीं 1 जोड़ने की बात कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 1 7, 7/3 कभी आएगा? 2/3 आया? नहीं आया। ठीक, आप हम ऑप्शन से बना रहे हैं ना, बाई ऑप्शन मेथड बना रहे हैं। इसमें 1 जोड़ने हैं तो कितना हो जाएगा? और इसमें 2 घटा लेना है। ठीक है, तो कितना घटा रहे हैं? तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा? 6। अगर इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, और नहीं सॉरी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 2/3, यानी कि हम ऑप्शन सेटिस्फाइड करें, यानी कि सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। आप चाहेंगे तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। बाकी क्वेश्चन आप एक्स वाई मान करके बनाना चाहते हैं तो उसे भी बन सकता है, कहिए तो मैं उसको बना के दिखाई देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कोई भिन्न है जो एक्स और वाई है। ठीक, ये दोनों का योग क्या है? अंश और हर का योग बोल रहा है। अंश और हर कितना? एक्स और वाई कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 11। ठीक, एक्स प्लस वाई बराबर 11 हो गया। और कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ रहे हैं, ठीक, और वाई में 2 हर में 2 घटाएं, वाई में 2 घटा लेते हैं, तो कितना भिन्न हो जाता है? 2/3। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x
+3 बराबर y, नहीं 2y हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y -4। ठीक, यहाँ से 3x -2y, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो चला जाएगा तो -7। एक इक्वेशन यहाँ हुआ और एक इक्वेशन यहाँ हुआ। ठीक है, आप दोनों को सॉल्व करिएगा तो फिर से वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, मैं तरीका बतला दिया हूँ, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है 132 है, 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 है। अब 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2/3 हो जाएगा। तो वर्तमान में वाई का अनुपात क्या होगा। देखिए, मैं 2 मेथड इसमें फिर से बतलाऊंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे बनाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, मान लेते हैं कि ये कौन सा रमेश, एक रमेश है और एक राजीव, यह नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, रमेश और राजीव का रेशियो दिया हुआ है, ईच है रेशियो दिया हुआ है 1:3 है। लेकिन 10 वर्ष पूर्व, मान लेते वर्तमान के क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में यहाँ पे कोई होगा। ठीक, तो 10 वर्ष पूर्व यानी कि इधर होगा 10 वर्ष। ठीक, 10 वर्ष पूर्व कितना कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व कह रहा है 1:3 बोल रहा है। ठीक है, ये भी 10 वर्ष पूर्व है, दोनों का इतना ही होगा। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, यानी कि आज से, ये हम वर्तमान मान लीजिए, लाइन जो है वर्तमान का है। ठीक है, तो वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 माइनस करने की बात कर रहा है, और बाद में कहेगा तो +5 की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष कितना कह रहा है, 2:3 की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि इधर 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक, इस तरह से मैंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया। ठीक है, वर्तमान का है, इधर 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बोल रहा है कि वर्तमान में वाई के अनुपात क्या होगा। मान लीजिए मेरा वर्तमान का वाई का क्राइटेरिया है ना, मैं इतना क्राइटेरिया फिक्स कर लिया है कि मतलब इतना इतना ऐसे होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि एक है, यानी कि एक का पहले बोले x लिख सकते हैं, x ले लेते हैं, इसका 3x ले लेते हैं। ठीक है, पहले x मानकर बनाते हैं, उसके बाद मैं अपना मेथड बतलाऊँगा। ठीक है, x और इसका 3x। ठीक है, आपको ये सोचिएगा कि x यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, यानी कि इसका बराबर 2:3 करने में हमें कितना साल जाना पड़ेगा। इधर से यहाँ तक आएंगे तो 10 साल इधर आना पड़ेगा, क्योंकि भाई पहले 10 साल पहले था, तो 10 साल इधर आना पड़ेगा, और फिर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 साल, यानी कि दोनों में 15 साल का, दोनों तो इतना ही आ रहा है ना। तो अगर 15 साल करेंगे तो हम वो कितना में पहुँच जाएंगे, 2/3 पे पहुँच जाएंगे, यानी कि 5 साल बाद में पहुँच जाएंगे। ठीक, तो आप चाहे तो यहाँ से भी बना सकते हैं, यानी कि 3x + 15 × 45 और कितना 6x और 15 × 30, यानी कि 3x बराबर 15, यानी x बराबर 5। ठीक है, तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5, तो ये कितना हो जाएगा, x इसको x माने थे ना, तो x एक 5 हो जाएगा, और एक 3x, यानी कि 3 के 3x कितना हो जाएगा 15, यानी कि रमेश का 5 और राजीव का 15 हो जाएगा। तो वर्तमान के बाद पूछ रहा है ना, वर्तमान में उनकी वाई का अनुपात कितना होगा। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 10 साल और आगे आएंगे। ये तो पहले हम 10 साल पहले निकाले हैं, यानी कि 10 साल दोनों में जोड़ देंगे तो हमारे के वर्तमान में आ जाएगा, यानी कि 15 और 25, यानी कि 3:5। ठीक, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा एक तरीका हुआ ये बनाने का। ठीक है, अब हम बतलाते हैं कि और मेथड, रेशियो मेथड से ही सीधा बन जाएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब x y z मानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए मैं बतलाता हूँ कैसे। ठीक, आप लेकिन थोड़ा सा इसको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, है ना। प्रेजेंट है, ठीक, तो आप तो देखिए यहाँ पर कि दोनों भाई अनुपात में, देखिए दोनों तरफ तक 15 का बढ़ रहा है, यानी दोनों यहाँ तक पहुँचने के लिए 15 बढ़ रहा है, यानी कि ठीक है, यानी कि दोनों तरफ कितना हो रहा है, 15 का ही अंतर है। कितना का है, 15 का। लेकिन आप देखिएगा अनुपात में इधर कितना का अनुपात है, 1 से 2 बढ़ा है, यानी कि 1 का अनुपात है। ठीक, और इधर कितना है, 1 का भी नहीं अनुपात है। इधर कितना का है, इधर तो 15 का है ना, सॉरी 10 ऊपर 10 है, इधर नीचे 5 है। तो यहाँ 3 से 3 आइए तो 0 का अनुपात है, लेकिन तो गड़बड़ है, यानी कि दोनों का अंतर तो गड़बड़ है। अनुपात में 15 का और इसमें 1 और 0 का, तो हम दोनों क्या करेंगे बराबर। तो बराबर करने के लिए जब हम अनुपात पढ़ाएंगे ना, तो एक चीज़ बस सिखलाऊंगा कि दोनों का पहले अंतर लेते हैं, यानी कि 2 और 3 का अंतर लीजिएगा तो 1, और 1 और 3 का अंतर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो दोनों का इसका वाला इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका वाला इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो इसका और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर इसका सॉरी यहीं पे बना लेते हैं, अगर यहीं पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इसमें 2 से जिसका जो अंतर आया इस नीचे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ 3 दूनी 6, और इसका 1 आया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:3 ही रहेगा। ठीक है, 1:3 ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम तो यहाँ पे एक चीज़ तो सीख गए। अब देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है तो कितना +3, और इधर भी +3। तो +3 का हम कितना वैल्यू दिया हुआ है, कहिए कि 10 और 5 15, +3 यानी कि +3 है ना, बढ़ ही रहा है, यानी कि 3 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 15। तो 1 का वैल्यू कितना है 5 आ गया 5। तो आप 1 का वैल्यू 5 है तो फिर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। ठीक, इस तरह से आप फिर बोल ही रहे थे। अब यहाँ पर आपको हम बता भी चुका हूँ कि 1 का निकल गया 5,
1 का 15, तो 10 साल के बाद बोल रहा है ना, तो 10 साल ऐड कर दीजिएगा तो 1 का होगा 15, फिर से 25, यानी कि 3 अनुपात फिर से 5 आ गया। लेकिन देखिए ये समझाने भर लग रहा है, लेकिन आप सीधा इस रिजल्ट पे आ सकते हैं, इस सीधा रिजल्ट पे आप आ सकते हैं अगर जब सीख जाइएगा तो, ठीक है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अंतर निकाल लेते हैं, ठीक, दोनों का अंतर निकाल के फिर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, जो इसमें ज़्यादा है। क्या कि यहाँ पे देखिए रेशियो में कुछ और का अंतर था और रियल में कितना था 15 का, तो दोनों तरफ 15 का बराबर बराबर था, लेकिन इधर तो बराबर बराबर नहीं था, तो इसलिए हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। बढ़ते हैं 133 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन से पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट जाती है, ठीक है। एक चाल दिया है, देखिए ना, आप मान लीजिए स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है, आप घर से चल रहे हैं, आप अपने होम से घर से चल रहे हैं, कहाँ, स्टेशन की ओर चल रहे हैं, ठीक। एक फिक्स डिस्टेंस होती है ना, फिक्स डिस्टेंस होती है, जहाँ भी फिक्स डिस्टेंस होती है, क्या लिख देता हूँ, फिक्स डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है, तो तब की हम कहानी सुना रहे हैं। जब फिक्स डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। तो आप यहाँ फिक्स की बात कर रहे हो, एक क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि कह सकते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बाई क्या स्पीड होता है ना। और इसी तरह से स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक। जब ये दोनों फिक्स है, यानी कि कॉमन, मतलब ये नहीं कि अलग बढ़ घट नहीं रहा है, देखिए यहाँ स्टेशन से आपका घर का दूरी बढ़ घट नहीं रहा है ना, इस तरह से, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टाइम जो है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्पीड, या तो स्पीड डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है ना। स्पीड और टाइम एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। ये मेथड है, एक हम डायरेक्ट फार्मूला वाला ही बतला देंगे, दोनों आप जिस तरह सीखना है वैसे सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ से सीख गए कि स्पीड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर डिस्टेंस फिक्स्ड हो तब की बात कहानी है, हम हर कुछ के नहीं बतला रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम इसका सोल्यूशन बढ़ता भी जाएगा, मतलब अलग जहाँ भी अलग होगा वहाँ पे अलग कर देंगे। यानी चलिए आपका होम है, यहाँ से आपका स्टेशन है, ठीक, फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 किलोमीटर पहले से, पहला चाल कितना चलते हैं, 5, ठीक, और तो पहुँचते हैं तो आप कह रहे हैं कि 7 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, 7 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, ठीक है। और किंतु यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, अब जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं, जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है। सॉरी, लेट है, ट्रेन छूटने के 7 मिनट छूट जाती है, यानी कि अब 7 मिनट क्या होती है, छूट जाती है ना, क्या होती है, छूट जाती है ट्रेन, यहाँ में छूट जाएगी, उल्टा हो गया था, ठीक ना। ये क्या कह रहा है, 5 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, क्या कहते हैं, पहले पहुँच जाते हैं ना, पहले पहुँच गए, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चंस कह रहा है, हम अभी क्या पढ़े कि जो स्पीड होता है टाइम का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो पहला स्पीड कितना है, पहला स्पीड इतना है, आप 5 से चलते हैं, दूसरा स्पीड कितना बोल रहा है, दूसरा स्पीड कह रहा है 6 के चलते हैं, तो दोनों का अनुपात निकाल देता है, तो भाई दोनों का अनुपात 5:6 ही होगा। तो स्पीड, ये तो स्पीड का रेशियो है, क्या होता है स्पीड का, अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे तो उसका सीधा इन्वर्सली करेंगे, यानी कि इन्वर्सली करने के लिए क्या होता है, 1/5 अनुपात 1/6, ठीक। इसका भी 100 आज बता दे रहा हूँ, उसको बार बार पर नहीं बतलाया जाएगा, है ना। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई लेंगे तो 6×5 = 30, यानी सीधा कर सकते हैं 6:5। कैसे हो जाएगा कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 6×5 = 30, तब करेंगे, तब भी करेंगे तो 6:5 आएगा, यानी ठीक है ना, 6:5 आएगा करिएगा। तो अगले बार सीधा यूनिवर्सली सीधा कहेगा तो इसका जगह पर यहाँ लिख देंगे, इसका जगह पर यहाँ नहीं लिख देंगे, ठीक है, यानी कि 6:5। टाइम का स्पीड कितना, टाइम का रेशियो कितना हुआ, 6:5। तो अब देखिए दोनों का अंतर निकालते हैं टाइम का। तो ये पहला अगर 5 के स्पीड से चलेगा, 5 के स्पीड से चलेगा तो 6 मिनट समय लगेगा, ठीक। और जब 6 के स्पीड से चलेगा तो 5 मिनट समय लगेगा, यानी पात में बात कर रहे हैं हम ना, डायरेक्ट वो नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता में कितना अंतर है, 1 का, लेकिन इन दोनों में अंतर, पहले का पहुँच जा रहा है 7 घंटा, अंतर निकालने की बात की तो पहले ही पहुँच जा रहा है, ठीक है ना, 5 मिनट पहले ही पहुँच जा रहा है, तो माइनस में लेंगे, ठीक है। तो 7×5 = 12, कितना 12 मिनट का, मिनट में कितना देख रहे हैं, वास्तविकता में तो 12 मिनट का है, लेकिन रेशियो में 1 का, यानी कह सकते हैं 1 रेशियो के बराबर कितना है, 12 मिनट। 1 रेशियो के बराबर कितना है, 12 मिनट। 1 रेशियो के बराबर कितना है, 12 मिनट है, ठीक ना। इसको पहले मिटा लेते हैं। अगर कोई बात नहीं समझ में नहीं आएगा तो इसका एक और मेथड भी है, ये सबसे बेस्ट मेथड हमारे लिए लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन को मैंने रेशियो से बहुत आसान होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मिनट का 12 मिनट एक रेशियो का वैल्यू कितना, 1 यूनिट रेशियो का वैल्यू कितना है, 12 मिनट है, ठीक है, 12 मिनट है। तो आप कह रहे हैं 6 मिनट ये तो पहले बोले तो 6 रेशियो लगा था, 6 यूनिट, तो 6 के कितना वैल्यू हो जाएगा, 12×6 = 72 मिनट, यानी कि 72 मिनट में
पहुंच जाएगा। ठीक है, ये पहला जब 5 की चाल से चलेगा तो 72 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 72 मिनट है। इस तरह से इसका कितना हो जाएगा, तो 6 पचे ये 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 पर एक का 12 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 6 पचे सॉरी 12 पचे 60, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट कुछ नहीं होता, 1 घंटा के बराबर होता है। कितना, 1 घंटा। ठीक है, तो आप यहाँ से चाहें तो दोनों से समय निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, एक का जब ये जब चाल कितना चलता है, अब ये जब चलता है 5 चलेगा तो 72 मिनट लगाएगा, और ये जब चलेगा कितना से 6 से चलेगा तो 60 मिनट लगाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर से। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल, तो ये आपका 6 हो गया। ठीक, और गुने समय, तो समय आपको 1 आवर, 60 मिनट क्या होता है, 1 आवर। ठीक है, 6 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब कुछ समझ में नहीं आया, ये सब कुछ समझ में नहीं आया, तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला कहिए, ट्रिक कहिए, जो भी कहिए वो उसको वो बतला देता हूँ। ठीक है, लेकिन बेसिक मेथड समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है ना, अब जब बेसिक नहीं समझ में आएगा तो बहुत कई बार क्वेश्चन हम फंस जाते हैं ना। ठीक है, ये सब कुछ नहीं समझ में आया, चलिए हम कुछ नहीं समझ में आया तो एक फार्मूला लिख लेते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन पहले और आखिरी वाला होगा तो, ठीक ना, जब पहले और आखिरी हो तो बता रहे हैं ना। डिस्टेंस इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 माइनस S1, है ना, और गुना टाइम का T1 प्लस T2। देखिए हमेशा क्या करना, ऐड ही होगा, क्योंकि एक पहले होगा एक बाद में होगा, तो हमेशा क्या होता है, ऐड ही होता है ना। क्या होता है, एक पहले एक और बाद में, अगर दोनों सेम रहेगा, जैसे देखिए एक पहले एक बाद, अगर एक बाद एक पहले और दोनों बाद तो माइनस करना है, और दोनों प्लस प्लस रहेगा तो माइनस तभी क्या करना है, माइनस ही करना है। मान के चलिए दोनों अगर यहाँ पे और चाल दिया होता बढ़ा कर, मान के चलिए जैसे यहाँ कितना दिया है, पहला में दिया 5 का दिया है ना, तो 5 का 7 देता और फिर 6 देता, तो दोनों में बढ़ ही जाता, तभी यहाँ पर माइनस ही करना है। और बाकी दोनों अपोजिट साइन रहता है, लेट होगा और देर, ये प्लस माइनस ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, मैं इसे बतला देता हूँ। एक और होता है यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, लेट और लेट, बिफोर और बिफोर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, लेट और बिफोर लेट। ठीक, अगर लेट रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, और बिफोर रहेगा तब भी माइनस करेंगे, अब बिफोर लेट रहेगा तब प्लस करेंगे, और बिफोर ये दोनों रहेगा तब प्लस करेंगे। इस साइन को आपको यहाँ रख याद रखना है, यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि दोनों भाई क्या कर रहा है, पहले पहुँच जा रहा है, एक लेट और एक पहले पहुँच रहा है, दोनों मतलब है कॉम्बिनेशन है। तो एक पहले का चाल कितना दिया, 5, दूसरा का 6, दोनों का 6 माइनस 1 करिए 5 करिएगा तो 1 आएगा। ठीक ना, 6 माइनस 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, दोनों का 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको हटा देता हूँ, और कितना 6 7 और 5, लेकिन ये हमेशा ही आवर में होना चाहिए, क्या कि देखिए सारा कुछ प्रति घंटा में है। ठीक ना, क्या है, घंटा में है, और क्या है घंटा में, तो सबको यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो 7 5 12 बट्टा घंटा में बने तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 25 सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों 6 25 30 उस गुना 12 बट्टा 60, तो कितना कट जाएगा, 2, यानी कि 6 किलोमीटर इन डिस्टेंस में है। डायरेक्ट आप यहाँ से भी बना सकते हैं ना, मैंने दोनों मेथड बताने की कोशिश की है। ठीक है, ये औसत से है, औसत से क्या होता है, पी और क्यू का औसत मासिक आय इतना है, देखिए। ठीक है, पी और क्यू का औसत बोला था, औसत क्या होता है, औसत ये बट्टा में 2 होता है। ठीक है, औसत में क्या, दोनों का और 2 का औसत निकाले तो पी प्लस क्यू बढ़ के 2, तो इसका बराबर कितना दिया हुआ है, 50 50। ठीक है, औसत में क्या होता है, दोनों कुल योग बट्टा कुल संख्या में 2 है, क्या 2 ही को आदमी है ना, तो 2 होगा। ठीक, तो यहाँ से कुल कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू का कितना कमाता है, कमाने की मासिक आय की बात कितना कमाता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 100 10, यानी कितना हो जाएगा, है ना, पी प्लस क्यू हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, क्यू और आर का निकालेंगे, तो फिर इसमें 2 से सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक ना, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, अच्छा 6 दूनी 12, है ना, इतना हो जाएगा पी प्लस आर का। और आखिरी में दे रहा है पी और आर की औसत मासिक आय कितना है, तो पी और आर। ठीक ना, पी प्लस आर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 52 दूनी 104, है ना, 52 दूनी 104 होता है, 00। अब एक काम करते हैं, एक पी क्यू इस तीनों को जोड़ देते हैं, तो देखते हैं तो क्या आता है, तो पी 2 बार होगा, एक पी इधर एक पी, यानी 2p प्लस क्यू भी कितना आएगा, 1 2, कितना बार आएगा, 2 बार, 2q, आर भी कितना आएगा, 2 बार आएगा, कितना आएगा, 2r, है ना। इस सारे को जोड़ेंगे, पी क्यू और क्यू आर और आर पी आर, है ना, तो कितना सबको जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 00।
और सबको जोड़ देंगे तो आएगा 33,000, है ना, 33,000 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू यानी कि टू सब में कॉमन लें, क्यू आर, है ना, तो बराबर 33,000, कितना हो जाएगा 33,000, है ना। 33,000 हो गया तो P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, दो बट्टा में हो जाएगा, तो कितना भागा दे देंगे तो सीधा मैं लिख देता हूँ, है ना, कितना 33,500 का आधा कितना 16,500, है ना। 16,500 तो P प्लस Q R तीनों का निकल गया, तो तीनों को निकल गया तो हमें तो क्या चाहिए P का। तो अगर हम Q और R का घटा देते हैं, अगर P Q R में से अगर Q और R को घटा देंगे, Q और R को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, Q और R को घटा देंगे तो क्या P ना बच जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, P बच जाएगा केवल। Q और R को घटा देंगे तो Q R की वैल्यू कितना 12,500, कितना आ जाए 12,500, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000, है ना। इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये औसत से संबंधित क्वेश्चन था, है ना। अब कह रहा है P का 30% Q का 40% में जोड़ दिया जाए तो Q का 80% हो जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। P का 30%, 30/100 प्लस Q का 40%, जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते चले जाना है, बराबर Q का 80%, Q का 80% हो जाता है। क्या हो जाता है 80% हो जाता है। अगर जोड़ देते हैं तब हो जाता है, मतलब Q का 80% के इक्वल हो जाता है ना। अगर इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो जाहिर सी बात नीचे सब में 100 है, तो अगर कॉमन लेंगे 100 तो 100 से 100 सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, सारा 100 का क्या कट जाएगा, कट जाएगा, यानी कि P इंटू 30 प्लस Q इंटू 40 बच जाएगा इधर, अब Q इंटू 80 हो जाएगा, है ना। तो आप देखिएगा कि Q को साथ कर देते हैं तो P गुने 30 बराबर Q गुने 80 माइनस Q गुने मल्टीप्लाई बाई 40, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40, Q इंटू 40, क्या क्या 80 को Q है, इधर 40 Q है, तो घटेगा तो कितना होगा 40, यानी कह सकते हैं P इंटू 30 बराबर Q इंटू 40, यही ना आया मेरा, यानी एक शून्य से कट सकता है, यानी कि P बट्टा Q करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। कहने का अब देखिए तदनुसार Q P का कितना प्रतिशत है, P का जब भी का लगा रहा है, जिसमें का लगा रहा है चाहे C लगा रहा है उसको नीचे रखते हैं, कहाँ रखते हैं नीचे, यानी कि बट्टा में नीचे रखेंगे, ठीक। कितना किसका 3 का, 3 का Q क्या है 3 है, बट गुने 100% बने 100, है ना, तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का 100 25 75%, है ना। जब भी का लगा रहा है उसको नीचे रखते हैं, कहाँ रखते हैं नीचे, ठीक है। और जो तीन जो पूछ ही रहा है Q के बारे में तो 3 कहाँ रखेंगे, और 100 मल्टीप्लाई के परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, यानी कि 75% हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक ये भी क्वेश्चन है किससे, रेशियो से है। रेशियो का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम क्या बोला जाए, ABCD के बीच 5, 2, 4, 3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाता है यदि C और D से 1,000 रुपये अधिक मिलता है। आप देखिए C और D, पहले मैं बता देता हूँ, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:2:4:3 दिया हुआ। क्वेश्चन में कहता है C को D से 1,000 अधिक मिलता है, B नहीं D, C को D से कितना मिलता है 1,000 मिलता है, 1,000 अधिक मिलता है ना, कितना 1,000, लेकिन वास्तविकता में रेशियो में तो 1 नहीं मिल रहा है ज़्यादा, कितना मिल रहा है 1, वास्तविकता में तो 1,000 मिलता है, ठीक। तो 1 का वैल्यू कितना है 1,000, 1 का वैल्यू कितना है 1,000, है ना, क्या एक ही ना ज़्यादा मिल रहा है, तो 1,000। तो B का हिस्सा कितना है, 1 का हिस्सा 1,000, तो मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 1,000, तो 2 यूनिट का 2,000। इतना आसान क्वेश्चन होता है ना, क्या ही कुछ कहा जाए, है ना। अब ठीक है, अब इस तरह से बढ़ते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 137 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचने समय विक्रय मूल्य पर 5% का छूट देता है, यदि वह उस समय 6% छूट देता है तो उसे पहले 15 रुपये कम लाभ मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं एक घड़ी का मतलब, ठीक है, घड़ी है, मान लीजिए 100 रुपये मार्क प्राइस है, क्या है मार्क प्राइस है, ठीक। चाहे तो वो 5% पहले कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर कितना 5% का छूट देगा, तो अगर इस पर 5% का छूट दीजिएगा, 100 पर पहले ही बता चुका हूँ, तो सीधा जितना भी रहेगा सीधे घटा लेंगे, 5% का छूट दीजिएगा तो कितना बेच रहे हैं 95 रुपये में बेच रहे हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि यदि वो 6% का छूट देता है, यानी कि 100 रुपये पर 6% का छूट देता है, ये परसेंटेज है 6% का छूट देता है, यानी कहने का मतलब 94 रुपये में बेच रहे हैं, यही ना बेच रहा है, तो उससे पहले 15 रुपये का कम मिलेगा, यानी उससे उससे पहले से 15 रुपये कम मिलेगा, यानी कि जब 6% छूट देगा तो 15 रुपये कम देगा, यानी कि कह रहे हैं कि दोनों में अंतर कितना का है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का अंतर, यानी कि पहले यहाँ पे यूनिट में एक यूनिट का अंतर हो रहा है,
1 यूनिट का अंतर हो, लेकिन रुपया में 15 रुपये कम हो जा रहा है। यानी कि जब 6 रुपये का छूट देता है, 6% का छूट देता है, तो 94 में बेचेगा। तो यहाँ पे यूनिट में तो 1% का हो रहा है, लेकिन रुपया में तो 15 रुपये का हो रहा है। ठीक, यानी कि 100 तो इसी तरह से मान लेते हैं 1 यूनिट का वैल्यू 15 रुपये है, मान लें नहीं यहाँ पे आ ही रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 15 रुपये, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1500। ठीक, बन गया क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे समझना है क्या कि 5% छूट देगा तो 95 बेचेगा, 6% का छूट देगा 94 में। तो यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस तो 1 यूनिट का आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है, लेकिन रुपया में 15 यूनिट है, कहाँ पे 15 रुपये के कम आ रहा है ना। तो अब 1 यूनिट का वैल्यू 15 रुपये है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500, है ना। परसेंटेज कह लीजिए चाहे यूनिट कह लीजिए। ठीक, वो एक। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं एक 138 नंबर क्वेश्चन पे, है ना। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, उनमें से बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या का योग 52 के बराबर है। ठीक ना। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है ना, कुछ है नहीं। कह रहा है 3, बोले तो ठीक है, पहली संख्या कितना हो जाएगा 3x, दूसरी क्या है 4x, एक 5x मान लेते ही ना होगा। ठीक, क्वेश्चन में उसके बाद क्या कह रहा है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग। तो सबसे बड़ी संख्या तो आपको पता है 5x होगा, और सबसे छोटी संख्या कितना होगा 3x, बड़ी छोटा ये ना है। तो दोनों का योग 3x + 5x बराबर दूसरी संख्या 4x अब +52। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा है, हम गलत लिखा है क्या, इसका तरीका है, लेकिन हम समझा देता हूँ। दूसरी संख्या और 52 का योग के बराबर है, दूसरी संख्या में 52 जोड़ देंगे ना, उसके योग के बराबर है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 3 8x बराबर 4x + 52, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 52, है ना। तो काट दीजिए, तो एक और कितना हो जाएगा 3 चौका 52, x बराबर 13, है ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या में x कितना है 3x है, तो 3x अगर करेंगे तो एक 3 गुने x का वैल्यू कितना है 13, 13 3 39 39, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 139। तो अब 139 कहता है जहाँ बेस समान, वही कहानी सब जगह चल रहा है, हर रोज़ क्वेश्चन एक होता है, जहाँ बेस समान होता है पावर क्या होता है, समान होता है। जहाँ बेस समान वहाँ पावर समान, जहाँ बेस समान वहाँ पावर समान, हम ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे इन्वर्स में है, तो हम बताए थे कि इन्वर्स में रोज़ यही कहानी क्वेश्चन आता है। तो पहले 2n-1 है ना बराबर, तो पहले तो बेस समान करते हैं, तो 1/8n-1, इसका पावर कितना दिया है n-3, क्या दिया 3। हम जानते हैं 8 कुछ नहीं होता, 2 के पावर क्यू होता है, क्या होता है 2 के पावर क्यू। लेकिन बट्टा में है, तो हम अगर 1/8 रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं 2 गुने 2 के पावर -3 कर सकते हैं, क्या क्या हो जाता है भाई, इन्वर्स में रहता है तो क्या होता है माइनस में पावर होता है, क्या होता है माइनस में पावर होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर -3, आइए तो पहला ही से पावर में क्या है n-3, भाई 2 का पावर क्या होता है कि यहाँ पर समझा दिया हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं बेस यहाँ भी समान है, दोनों तरफ 2 समान हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर लिख देता हूँ, समान कर देता हूँ, 2n-1 बराबर 2 के पावर -3 इंटू n-3, है ना। यहाँ पे दोनों का बेस समान हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा समान, 2n-1 बराबर -3 इंटू n-3, है ना। इस तरह से सॉल्यूशन चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 +3 हो जाएगा बराबर 2n-1। यहाँ पर कर लेते हैं हम, अगर यहाँ पे कर लेंगे तो कितना इधर आ जाएगा, तो 5n हो जाएगा, और इधर उछल जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 2 5, अरे तो गड़बड़ हो, 3 3 9 हो जाएगा, सभी तो मैं सोच रहा हूँ गलत कहाँ से हो रहा है, 3 3 जा 9 प्लस में 9, तो ये 9 और एक 10 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा n बराबर 2, है ना। ऑप्शन मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन में, रीजनिंग का क्वेश्चन है। पता नहीं बीपीएससी में किस तरह से पूछा है, मैथ का क्या रीजनिंग सब इकट्ठा दे दिया है ना, तो इसमें रीजनिंग क्वेश्चन है। तो हाइट देखिए, हाइट का इतना कोड दिया हुआ है, ठीक है, हाइट का कितना कोड इतना है, लूज का इतना कोड दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है मोबाइल का कोड है। तो एक कंसेप्ट देखिए, एज का वैल्यू कितना होता है, जब आप पढ़िएगा अल्फ़ाबेट तो एज का कितना होता है 8 होता है, तो 1 बढ़ा दिया तो 9, ठीक। 5 होता है ई, तो 5 6, आई होता है 9, तो क्या 10, टी कितना होता है क्या 20 होता है, वैल्यू कितना होता है 20, तो एक बढ़ा दिया है। कहने का मतलब इसमें भी चेक कर सकते हैं, लूज एल क्या होता है 12, तो 13 बढ़ा दिया है, यानी एक हमेशा समय बढ़ा दिया है। तो एम कितना होता है 13, अगर एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 14 कितना यहाँ हो गया। इस तरह से लास्ट वाला एक बार मिला लेते हैं, तो 5, इसका 5 होता है, अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो देखिए, तो
सब मैच कर रहा है। तो फिर दूसरा देते हैं, ओ कितना होता है 15, ओ 15, तो दूसरा क्या हो जाएगा 16, बाकी सब में ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, अब इसमें क्या होता है बी होता है 2, तो कितना होता है 3। ठीक है ना, देखिए सब में मैच कर ये नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी दोनों तो सेम चल रहा है। तो अब यहाँ पर आई कितना होता है 9, तो कितना हो चाहिए 10, लेकिन 12 थोड़ी बढ़ाने के लिए, एक ही बढ़ाने के लिए बात कर रहा है। ठीक ना, इस तरह से 140 का ए ऑप्शन सही। आपको याद रहेगा अल्फ़ाबेट तो सब सिंपल से ही याद कर सकते हैं। देखिए इसमें सजाना है तो पहले प्रधानाध्यापक होगा, फिर तो सह प्रधानाध्यापक होगा और सहायक प्रधानाध्यापक होगा। आप इस चीज़ जानते होंगे है ना। सबसे पहले कौन होगा प्रधानाध्यापक यानी कि 2, और फिर 1 और 3 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मैंने फिर से एक पहले कुछ देर पहले क्वेश्चन बतलाया था। दोनों में क्या कहते हैं, सबसे जो बेस डिनोमिनेटर होता है, नोमिनेटर नहीं डिनोमिनेटर होता है, उसका बेस क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 3/4 है ना। सबका लिख लेते हैं तो कितना होगा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। 4 2 2 4 4 का कितना एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले बच्चे का कुल वस्तुओं का 1/2 हिस्सा मिलता है। मान लेते हैं कि 4 को वस्तु है, कितना वस्तु कुल वस्तु कितना है 4। तो पहला को मिलता है 4 का 1/2 यानी कि 2 को मिलता है। ठीक, तो 2 को मिला तो बचा कितना 4 को ही है तो 2 को ना बचेगा, 2 को दे ही दिया तो 2 को बचेगा। ठीक है, चलिए बचा इतना ही बचा। और दूसरे का कहानी क्या कहता है भाई, दूसरा क्या कह रहा है, बच्चे का पहले बच्चे का 1/4 था, पहला बच्चे को कितना मिला था 2, कितना मिला था 2 का 1/4 निकलिएगा तो कितना बचेगा 1/2 यानी कि 0.5, ये ना होगा 0.5 आएगा। कुल बचा था 2, उसमें से दूसरा बच्चा का 0.5 मिल गया तो अब बचा कितना 1.5, कितना बचा 1.5। ठीक, तीसरे बच्चे का पहले बच्चे का तीसरा फिर से सबसे संबंधित कर दिया पहले, तीसरा पहले बच्चे का 2 मिला है और उसका 3/4 मिला है तो कितना मिला घटा दीजिएगा तो 2 यानी कि 1.5। सोच के देखिए 1.5 बचबे किया था, उसको तीसरा बच्चा को 1.5 दे ही दिया तो बचेगा का 0, यानी कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, इसमें से कोई नहीं। आप बताइए यहाँ पे पहला का मिला, पहला बच्चा का 2 मिला तो 4 को था तो उसमें बचा कितना 2 को ना बचा। अब दूसरा बच्चा को कितना दिया, इसका 1/4 दिया यानी कि 0.5 मिला तो 2 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, 0.5 घटाएंगे तो कितना 1.5 यानी कि 1.5 आएगा। अब तीसरा बच्चा का कितना 1.5 मिल ही गया तो 1.5 बचा ही था और 1.5 दे ही दिया यानी कि 1.5 दे ही दिया तो कितना बचेगा, क्या कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज से, सॉरी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, दोनों को आपको फार्मूला पता हो तो आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, क्या कर सकते हैं बना सकते हैं बड़े आराम से। देखिए क्वेश्चन समझा देता हूँ, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का बराबर है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा ये लिख दिया हूँ। ठीक है ना, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, इसका भी होता है ना √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात निकालिए। ठीक है, तो a², अब इसको सॉल्यूशन करते हैं √3/4, मान लेते हैं इसका a है छोटा वाला है तो a² हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ a को इधर ले आते हैं तो a² बट्टा a² है ना, दोनों स्क्वायर है √3/4। ठीक, यही ना होगा। तो अब देखिए a/4, अब पहला ही से रूट था। आप एक चीज़ कंसेप्ट जानते हैं कि नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। √3 को क्या होता है, अगर हम इसको अगर अंडर रूट हटाना होता है तो आपको केवल वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल यानी कि वर्ग मतलब 2, यहाँ पे 2 होता है ना। घनमूल में क्या होता है 3 होता है, इस तरह से 4 होता है आगे है ना। तो आपको पता होना चाहिए अगर वर्गमूल है तो यानी कि 3 का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, 1/2 लिख सकते हैं, और जैसे एक घनमूल है तो इसका पावर क्या लिख सकते हैं 3/1/3 लिख सकते हैं ना। इस तरह से बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये वर्गमूल है तो 1/2 है। ठीक है, नहीं तो और एक बार और पहले से लिख देता हूँ √3/4। देखिए इधर वर्ग में था, इधर जाएगा तो फिर से एक और वर्ग लग जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ही 2 था तो एक और 2 हो जाएगा, यानी कि इस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ये, तो इसका 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना 2। ये ऑप्शन कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन कहीं है ही नहीं, यानी कि ये नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक श्रृंखला दिया गया, ठीक है, आप समझ लीजिए। ए बढ़ाया कितना 5, ए कितना 8 5 13, 5 5 का बढ़ा कहीं 5 5 से चलता हो, लेकिन यहाँ पर तो बढ़ा दिया, यहाँ 8 3 11 होता है, नहीं
यहाँ पे 10 बढ़ाया, यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ा दिया 12, यहाँ पे गड़बड़ बढ़ा हुआ है, यहाँ पहले 5 बढ़ाया, यहाँ पे 10 बढ़ाया। तो पूछ रहे गलत कौन सा है, ठीक है। मान चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 2 बढ़ाया, 8 2 2 पे बढ़ाता जाए, 8 10 12। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अगर यहाँ पे 8 की जगह पर 7 कर दे तो 7 कर देंगे तो कहिए कि आप यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा 6, तो हमारा श्रृंखला बन गया 4 6 8 10 12, बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 8 ना होकर 7 होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि कोई गलत टर्म्स दिया था तो कौन दिया है, तो 8 हमारा इसमें गलत है, ठीक है। इस तरह से नीचे भी इस तरह से क्वेश्चन दिया गलत कौन सा है, तो देखिए आप पहले देखिए कि अगर 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 में अगर 2 से भाग देंगे तो फिर कहिएगा कि 3 आएगा। कितना आएगा सर, 3 आएगा। और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 18 से तो कितना आएगा, 54, यही ना आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से भी देखिए अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। और इसमें 18 36 दिया 108, ठीक है। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भाग करेंगे 3 ही आएगा, और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना 27। इसी तरह से कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो कितना 5 3 15। अब 3 से भाग लगेगा, अब 15 में 3 से भाग लगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 तो कभी नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी जो ऑप्शन सी है ना वही हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन है, यानी कि 100 होगा ही नहीं। अगर हम 45 में 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 चरती है 12, कितना चरती है 12 और 1 13, 135 आता है, लेकिन जो ऑप्शन है ही नहीं, 100 दिया है, गलत है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। यू आर गुड को लिखा, देखिए आप सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, आप सीधा सीधा इधर लिख लीजिए, कहीं भी हो आपको मैं बता रहा हूँ। अब जहाँ भी लिख रहे हैं आप सीधा सीधा 2 5 6 लंबा थोड़ा सा बढ़ा के यू आर गुड, ठीक। इसी तरह से 6 3 7 BARE आर बैड, ठीक। एक और दिया है 3 5 8 गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। देखिए इधर 3 संख्या दिया है, 3 इधर क्या दिया है, एक्स वर्ड दिए हैं, ठीक है। तो आप देखिए पहले तो मैचिंग देखिएगा, ठीक है। आर है यहाँ पे, AR है, आर से आर काट दीजिए, ठीक। इधर 3 ऊपर में 2 कटना चाहिए, जैसे 6 6 कट जाएगा, ठीक है। अब बचा इतना। अब देखिए पहले 2 में कट गया, और कटने वाला बैड नहीं कटने वाला, नहीं कटने। अब नीचे वाला दोनों में लिखते हैं, तो इसमें कौन कटने वाला है, बैड, यानी कि 2 अभी कटेगा, यानी कि 5, इस दोनों में कौन 3 3 कट गया, ठीक है। अब कौन कौन बचा, पहले में ए दोनों के लिए, दूसरा में ए दोनों के लिए। अब देखिए हम पहला और आखिरी को लेते हैं, पहला और आखिरी को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं गुड कट गया, गुड और गुड कट गया, है ना। गुड और गुड कट जाएगा, यानी कि दोनों में कोई कॉमन होगा, यानी कि 5 और 5 कट जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है एंड का, तो एंड क्या होगा, एंड में एक में 8 बचा है, यानी कि 8 होगा, यानी कि 8 होगा, ठीक है। अगर आपसे यू पूछता तो इसमें 2 बचा है, यानी कि यू का पहले 2 होगा, ठीक। इस तरह से बनाते हैं कोडिंग डिकोडिंग, है ना। एक क्वेश्चन नंबर है 153, 6 सड़कें एक देश की ओर जाती है, उनमें से XYZ अक्षरों और 1 2 3 अक्षरों में लिखा गया है। 6 को सड़क है जिसमें एक पहले लेटर से लिखा है, दूसरा अंक से लिखा है, ठीक है। जब तूफान आता है तो Y को अवरुद्ध हो जाती है, जब बाढ़ आती है तो X और 1 और 2 प्रभावित होता है, जब सड़क एक अवरुद्ध होती है तो Z भी अवरुद्ध हो जाती है, और एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाती है तो तूफान भी, क्या बोल रहे हैं, एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन बनाने से पहले इसको कैटेगरी में बांट लेते हैं। तो पहले मान नहीं तूफान वाला को अलग लिख देते हैं, तूफान और एक बाढ़ से प्रभावित, दो को प्रभावित कर रहा है, बाढ़ और तूफान प्रभावित कर रहा है। तो कह रहा है कि जब तूफान आता है तो वायु प्रभावित होता है, यानी वायु सड़क प्रभावित हो गया, चलिए ठीक। जब बाढ़ आती है तो एक दो एक्स और 1 और 2 प्रभावित हो जाता है, यही नहीं बोल रहा है, क्या है कि प्रभावित होती है। जब सड़क एक अवरुद्ध होती है तो जेड भी, मानी कि अपने तो जाएगा, एक अपने है तो जाएगा, साथ में जेडो को ले जाएगा, है ना। ये 2 है ना, ये जेड है, इसको जेड कर दे बढ़िया से, ये 2 है तो अपने तो जाएगा और दूसरे को भी ले जाएगा, यानी कि जेड को भी ले जाएगा, ठीक। तो अब कह रहा है कि एक ही समय में बाढ़ आ जाए और तूफान और ले दोनों आ जाएगा, तो आपको इतना तो पता है कि बाढ़ और तूफान आएगा तो वायु कभी हो ही नहीं सकता, ये सब जा ही नहीं सकते हैं। एक्स भी नहीं जा सकते, 1 और जेड से भी नहीं जा सकते हैं, 2 से नहीं, यानी कि 1 2 3 4 5 सड़क से तो हम नहीं जा सकते हैं। और 6 को सड़क दिया है ना XYZ, देखिए देखिए XYZ तो आ गया यहाँ पे, 1 2 आया, यानी कि 3 बचा, यानी कि 3 समझा सकते हैं, है ना। 3 ही ना बच गया, बाकी सब तो 5 को तो प्रभावित हो सकते, प्रभावित हो गया, बचा कौन, एक केवल एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है ना, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है।
दिल्ली को CCIDD के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब देखिए बॉम्बे, तो बॉम्बे क्या किया है, एक माइनस किया है, पहले क्या किया, डी से सी करिए -1 कर दिया है, 4 होता है, एक को माइनस करेंगे, बी से एक माइनस करेंगे तो ए, यानी कि ई ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता है, एम है। इस तरह से अगला बढ़ते हैं तो ई और सी, यानी कि 5 होता है, ई का वैल्यू कितना होता है 5, सी का वैल्यू कितना होता है 2, तो घटाएंगे तो कितना आएगा -3, सॉरी कितना घटाएगा, सॉरी 3 होता है, उल्टा लिखा गया 3, तो ये -2, यानी कि -2 घटाया है, तो ओ कितना होता है 15, 15 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी कि एम होता है, एम कितना होता है 13, तो यानी कि एम वाला होगा, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ई ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को मैं एक बार कोई हमसे ये क्वेश्चन के बारे में दोबारा टेलीग्राम चैनल पे पूछे हैं, मतलब यही क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन ही एक तरह से है, मैं आज इसको डिटेल में चर्चा करता हूँ, है ना। तो ये जो टेलीग्राम से पूछे वो क्वेश्चन करके बड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन जो होता है ना अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अब जो भी क्वेश्चन डाउट्स होते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित, आप उतना नंबर लिख देते हैं और बतला दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर उस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा वहाँ पर। मैं जैसे ही कोई वीडियो बनाएगा तो उसके आखिरी में जोड़ दूंगा, या तो अलग से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो मैं अलग से एक सेशन लूँगा डाउट सेशन, और उसमें सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछे थे मतलब किसी ने, तो बिना दोहराव के अंक इतना इतना उपयोग करते हुए 4 अंक की कितना संख्या बनाई जा सकती है। ठीक, सेम क्वेश्चन ही तो लगता है, ठीक ना, सेम क्वेश्चन ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है, मान लेते 4 अंकों को संख्या बनाना है। ठीक, मान लेते 4 को खाने बनाता हूँ मैं, ये 4 को बनाते हैं, यहीं पे 4 को अंक भराएगा इसमें से, लेकिन 5 संख्या अंक कितना है 5। आप एक इतना तो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 लिखेंगे, पहला संख्या में 0 अगर डालेंगे तो भाई 3 अंक की संख्या होगा। आपको उदाहरण के 0 1 2 3, ये 4 अंक की संख्या थोड़ी है। 0 1 2 3 आपसे बोलेगा तो कितना 123 पढ़िएगा, आप थोड़ी 0 1 2 23 पढ़िएगा, है ना। ये तो 4 अंक की संख्या नहीं, ये 3 अंक की संख्या है। तो हम कभी भी यहाँ पे 0 ले ही नहीं सकते हैं। तो कितना संख्या आएगा यहाँ पे, केवल 4 संख्या आएंगे, 0 को छोड़ देंगे तो बाकी संख्या के या तो यहाँ पे 1 आ सकते हैं, या तो 2 आ सकते हैं, या तो 3 आ सकते हैं, या तो 4 आ सकता है। ठीक, आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है, यानी कि 4 संख्या यहाँ पे आ सकता है। ठीक, अब बोलिएगा अब इस पर कौन आएगा, अब यहाँ पे 0 ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो मान लेते हैं आप इसमें से तो एक संख्या ले लिए, तो बचा कितना, इसमें 4 में से 4 संख्या में से तो चारों ले लिए, तो बचा एक संख्या ले ही लिए होंगे, तो यहाँ बचा कितना 3 संख्या, यानी 3 संख्या ये हो गया। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 ले लिए, तो अब 1 तो ले गए, दोहराव नहीं कह रहा है, दोहराव मना कर रहा है, बिना दोहराव के अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 3 4। अब यहाँ पर 0 तो लिख सकते हैं, यानी यहाँ भी कितना संख्या है 1 2 3 4, यानी 4 अंक है, यानी कितना यहाँ चारों को चारों ले सकते हैं ना। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ का 2, यहाँ से 1 लिए, यहाँ से 2 ले लिए। ठीक, अब अगर 2 ले लेते हैं तो 2 तब बचेगा कितना, यहाँ पे कितना बचेगा 3 4 0, यानी कि 3 संख्या बचेगा, यानी 3। और यहाँ पर से 3 ले लेते हैं तो 4 और 0 बच जाएगा, यानी कि 2 बचेगा। तो कुल कितना संख्या होगा 4 × 4 × 3 × 2, गुणा करिए तो 96, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आप जो पूछे थे क्वेश्चन यहाँ पे आपका सोल्यूशन हो गया है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए का वजन बी का वजन से 25% और सी का वजन से 40% है। ठीक है, कोई क्वेश्चन कोई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए का वजन कितना बी के 25% है। तो अब एक बात बतलाऊंगा, तो बताइए 25% क्या होता है, फ्रैक्शन है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, पहले भी मैं बता चुका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 25/100, यानी कि 1/4। तो एक बात बताइएगा, हमें दोनों का अनुपात में डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, जैसे बनाता हूँ वैसे में। ए अनुपात बी की बात करें, दोनों का वजन का अनुपात है। ए का वजन बी के वजन से 25% है, बी का वजन का 25% है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बी 4 रहा होगा तो कम है, 25% है, 100% रहेगा तो बराबर होता है, और ज़्यादा रहता तो 125% होता, लेकिन कह रहा है 25% है। अगर ये बी 4 रहा होगा तो जाहिर सी बात है ये 1 हुआ होगा, क्या कि 4 है, फिर फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 4, 1/25% फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/4, तो बल्कि 4 इसका 4 रहा होगा तो इसका कितना रहेगा 1, तभी तो हुआ होगा। उसी तरह से ए का वजन सी के वजन का 40% है। ठीक है, ए का वजन सी का 40% है। ठीक है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक, अगर करिएगा तो ए अनुपात सी कितना आ जाता है 4:10 आ जाएगा। ठीक, यानी कि ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा 10, सी के सामने कितना है 10, और ये क्या कितना 4। ठीक, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों मेथड बता दिया हूँ, नहीं तो मैं सीधा करता तो 10/4 लिख देता। ठीक है, आप दोनों से समझ सकते हैं ना। आप इसको भी करिएगा तो इस तरह से बना सकते हैं, तो उसका भी निकल जाएगा। अब देखिए हम अनुपात बराबर करना चाहते हैं, यहाँ पर 4 है ए, और यहाँ पर कितना 1, यहाँ पे 4 है ए है, ए बराबर कितना 4, यहाँ पर 1, यहाँ भी 4 कर लेते हैं, सिंपल से इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 16,
तो हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, दोनों में 4 4, इसी में 4 4, तो सब ए अनुपात ए बराबर 4, तो बी बराबर कितना यहाँ 16 है ना, और सी बराबर कितना 10। अब क्या पूछ रहा है, सी का वजन, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। कह रहा है सी का कितना है 10, 10 का कितना प्रतिशत, मान लेते 1% होगा, ठीक, बराबर प्रतिशत है बटा 100, बी के वजन के बराबर, तो बी का कितना है 16, बी का कितना है 16, तो एक जीरो से कट जाएगा, नहीं एक बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 160% आंसर, ठीक है, 160% आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बचा नहीं है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब शायद एक आध दो वीडियो में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो यूथ का जितना भी क्वेश्चन था जो बोल रहे थे यूथ का सोल्यूशन कराने के लगभग सारा खत्म होने पे है ना। अब इसका जैसे ही खत्म होगा तो मैं पार्ट वाइज करके मतलब सब सारा चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सोल्यूशन कराऊंगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, है ना। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।